हम्म, अभी जल्दी नहीं है, अभी शॉर्ट रहेंगे यहाँ पे। अच्छा, कमोडिटीज में ही रहे समीर जी, अगर तो यहाँ पे केमिकल्स 3 क्वार्टर के हमने अर्निंग्स देख ही लिए। आई मीन डिजास्टर्स अर्निंग रही, प्राइस डिमांड सभी आप देख रहे हैं। बट आप लोगों का सेंस क्या कह रहा है अभी यहाँ पर कमोडिटीज में, मतलब केमिकल्स में आपने क्या किया था सर पिछले 4 महीने कुछ में, नहीं किया जी, और इस आराम प्राइस पे कीजिए। व्यू? पहली पहली बात यह है कि 100 रुपए टोटल होते हैं हमारे पास। ये भी नहीं है कि 100 के 125 कर दिए, 100 रुपए अच्छा, वो कभी नहीं। इधर डालने के उधर डालने हैं। तो 100% में आप कितनी चीजें करेंगे, बट बिग पिक्चर मैं आपको खाली बिग पिक्चर बताता हूँ। स्मॉल पिक्चर हमारे बॉम्बे वाले बताएंगे। बिग पिक्चर की मुंबई वाले। बिग पिक्चर ये है कि आपने ये अज्यूम किया कि चाइना जो है विलिंगली अपनी स्पेस लोगों को दे रहा है, बिकॉज चाइना इज मूविंग अप द वैल्यू चेन, चाइना इज मूविंग अप कि भाई अब हमें पोल्यूशन नहीं करनी है, हमें क्लीन एयर चाहिए। तो इसलिए ये सब फिल इन द गैप आ गए। अब एंड हैव अदरवाइज कमोडिटीज मोस्टली। सो अब चाइना वाला आपके हिसाब से अब उसकी अपनी ग्रोथ हो रही है 4%। वो भूल नहीं जाएगा ये सब बातें। अभी येलेन हैज गॉन टू चाइना। वो क्या कहने गई है कि जी मैन्युफैक्चरिंग का कुछ कीजिए, बिकॉज आप वर्ल्ड वाइड डंपिंग कर रहे हैं। अब हमारे इंडिया वाले ये सब चीजों में कह सकते हैं हमारे को तो प्रोटेक्शन मिल जाएगी, हमें तो ड्यूटी लग जाएगी, ये हो जाएगा, लेकिन ऐसी चीजों को मल्टीपल कोई नहीं देता था मार्केट में पुराने जमाने। आजकल क्या है, क्योंकि नए कस्टमर, नए इन्वेस्टर आए हैं, नए रिटेलर आए हैं जो बेचारे 2-3 साल से मार्केट में हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि वो सस्टेनेबल अर्निंग है कि अनसस्टेनेबल अर्निंग है। अगर एक क्वार्टर में अर्निंग होती है 10-20% बढ़ा देते हैं स्टॉक को, एक क्वार्टर में गिरता है उसको 10% गिरा देते हैं। ये लाइफ लॉन्ग 250 साल से वर्ल्ड चल रही है स्टॉक मार्केट की, 100 कंट्रीज में चल रही है। आज तक ऐसे कभी नहीं हुआ जैसे हमारे यहाँ होने लग गया है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि अगले क्वार्टर में क्या होगा। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ नहीं चेंज होता जैसा आप हिलाते हैं स्टॉक को, रिजल्ट देख देख के कोई वैल्यू नहीं। ओके, अच्छा समीर जी, वो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अगर वो कोई एक एमएनसी अगर रॉयल्टी ले तो वो बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है या सच इज क्वेश्चन ये लाइफ? है जी कि इन कंपनियों को लोग बड़े हाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस गिनते हैं। हाँ ये मैं ये पॉइंट कहना चाहता था हाँ कि आगे लेक्चर देते हैं कि हम हाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में गुड को छोड़ो, बैड नहीं होनी चाहिए। और बैड का मतलब होता है रियली बैड, बिकॉज 80-90% है वो ठीक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, विच इज ओके। ये कहना कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ऐसे कोई घर से आके आपको दे रहा है कुछ। अगर जैसे कोई अगर एम्प्लॉई चोरी करे तो हम कहते हैं बुरा एम्प्लॉई है, अगर चोरी ना करे तो ना कहते हैं किसी को देखो जी हमारा एम्प्लॉय चोरी नहीं करता। लेकिन कंपनियों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहती है देखो जी ही डज नॉट डू ऑल दीज थिंग्स, कितना ग्रेट गाय। नो, ही इज नॉट अ ग्रेट गाय, ही इज सपोज्ड टू नॉट डू ऑल दीज थिंग्स। बट इफ ही डज वंस इन अ व्हाइल, एज आई सेड, पार्ट ऑफ रियल लाइफ काइंड ऑफ इशू है। नहीं, स्पेशली ऐसी कंपनियां जैसे पहले लीवर के मामले में भी हुआ था, अब नेस्ले में हुआ, जहां पर खुद इंडियन कंपनीज एक्चुअली मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आपके उस ब्रांड से कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। इनफैक्ट कई लोग तो कहेंगे कि शायद जैसे आई मीन यहाँ पर ऑब्वियसली केस दूसरा है, लेकिन हिंदुस्तान लीवर के केस में तो बहुत लोग कहते हैं कि शायद उल्टा बैकवर्ड रॉयल्टी मिलनी चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान का नाम यूज हो रहा है। एक तो रॉयल्टी मिलनी चाहिए हाँ कि सारे जो उनके सीनियर मैनेजमेंट है हाँ वो इंडिया से ट्रेन हुए। हाँ तो एम्प्लॉय ट्रेनिंग की रॉयल्टी दो हमारे को कि सारे इंडिया में आपने उनको टफन किया, उनको भगाया दौड़ाया, वो हाँ सारे बड़े होके लीवर्स के टॉप मैनेजमेंट बन गए। वो सब इंडिया से हायर हुए थे। तो इंडिया को रॉयल्टी मिलनी चाहिए इस बात की कि इतनी रिक्रूटमेंट बढ़िया करते हैं हमारे इंडिया कंपनी वाले। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, खैर एनीवे ये तो खैर इस पे एक अच्छी खासी बहस हो सकती है करने जाएं तो। अच्छा समीर जी, एक स्पेस जहां आपने बहुत पैसा बनाया वो है होटल्स। और पिछले 3 साल में हमारी मतलब 3-4 साल में आंखों के सामने ताज ग्रुप ने इतनी नई प्रॉपर्टीज़ बना डाली है। वो जिंजर खुल गया, उससे पहले वो ताज सेंटा क्रूज खुल गया था, और सबके सब हाउस मतलब बिल्कुल फुल रहती हैं। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? और जिस तरीके के एवरेज रेवेन्यू पर बहुत लोगों ने पहले कहा था कि ये कोविड के बाद का रिवेंज ट्रैवल है, लेकिन अगर सिर्फ रिवेंज ट्रैवल होता तो अब तक तो खत्म हो गया होता। ये रिवेंज खत्म हो गया मुझे लगता है, लेकिन क्या हुआ, दो बातें हुई। एक तो फॉर वट एवर रीजन इंडियंस ने भी और वर्ल्ड वाले लोगों ने भी सोचा होगा कि अब लाइफ इज वेरी अनसर्टेन तो लेट अस स्पेंड मोर और व्हाटएवर। बट जो रिच या स्लाइटली और बेटर वेल ऑफ है उनकी तो कोई चीज कम नहीं हो रही है।
ये डिवाइड ज्यादा बढ़ गया है बिटवीन द रिच एंड द नॉर्मल और रिच एंड द पुअर। तो ये अगर आप देखिए होटल भी, सस्ते होटल वो कहते हैं खाली है, महंगे वाले होटल फुल होते हैं। कार सस्ती वाली बिकती नहीं है, महंगी वाली की वेट लिस्ट होती है। आप बैग देखो, वो हरमीज के बैग आपको मिलना ही नहीं है 3 महीने तक। रोलेक्स की घड़ी अभी भी नहीं मिलती, हर वक्त लिखा होता है ओनली फॉर एग्जीबिशन पर्पसेस। खाली वो एक दो मॉडल अपने जो रेगुलर बनाते हैं वो बेचते रहते हैं, बाकी मिलते ही नहीं है। सो इट्स द सेम थिंग वर्ल्ड वाइड। इट इज की बिकॉज इट इज टारगेटेड एट बेटर ऑफ, रिचर, व्हाटएवर, नॉट बेटर ऑफ इज द रॉन्ग वर्ड, व्हाटएवर इज द वर्ड, जो इकोनॉमिकली अच्छा कर रहे हैं। तो वो उसमें जो भी थीम आती है हमें आजकल पसंद है स्टॉक मार्केट की तरफ से, और उसमें होटल्स में ये कॉम्बो बन गया है। तो अब है तो है अब, लेकिन ऑल्सो क्या कि अभी तक डोमेस्टिक टूरिस्ट ही चल रहे हैं, फॉरेन टूरिस्ट तो बहुत आए भी नहीं है, बिजनेस भी बहुत ज्यादा नहीं आया, तो इसलिए इट कैन गो ऑन फॉर लॉन्ग। ऑल्सो आई फील कि इन एब्सोल्यूट इंडियन होटल के रूम्स आर नॉट इंडियन होटल, में नॉट इंडियन होटल, इंडिया के होटल्स के रूम्स जो हैं वो बहुत ज्यादा उनकी प्राइस इंक्रीज हुई। मैंने आपको आई थिंक पहले भी बताया था कि मैं जब 90s में मैं इंडिया आया था अलायंस कैपिटल के लिए, तो मैं ओबरॉय उसमें रहता था, नारिमन पॉइंट विच इज नाउ कॉल्ड ट्राइडेंट। उस वक्त मुझे यहाँ तक याद है 5, 5.5, 6 हज़ार रुपए देते थे फॉर लॉन्ग स्टे। अभी भी आप 10-11 हज़ार रुपए में वहां रह सकते हो लॉन्ग स्टे में, मेरा गेस है। बिकॉज अब तो नॉर्मली जाओगे तो 10-12 हज़ार में काम हो जाएगा, तो अगर लॉन्ग स्टे कमिट करो तो दैट मीन आफ्टर 30 ईयर्स उसकी कोई 40-50% प्राइस इंक्रीज नहीं हुई है फॉर अ रूम। सो आई थिंक देयर इज पोटेंशियल। The public अच्छा is interested, public is spending and they want to travel, and वो टीवी फ्रिज वगैरह ले चुके हैं, ये सब चीजें हो चुकी है। अच्छा समीर जी, ये मार्च की टर्बुलेंस में मिड कैप में स्मॉल कैप में जो पेन था, आपके म्यूचुअल फंड में कैसा पैसा आया? हालांकि पिछली इंटरेक्शन मेरी दिनशॉ जी से हुई थी, कैसा पैसा आ रहा है वहाँ पे और म्यूचुअल फंड अभी हमारा तक की अच्छा हो गया। प्रदर्शन कैसा हमारा रहा है वहाँ पे? एक तो थोड़ा सा हमारी इसका बताइए। एनएवी बढ़ गई है 24% 4 महीने में, एंड परफॉर्मेंस अच्छी रही है, तो इसलिए पैसे आ रहे हैं। लेकिन हमने मार्च में था कि मार्च में था ना, हमने वो दूसरा फंड भी किया, बैलेंस एडवांटेज। तो टोटल मिला के अब हमारा एयूएम हो गया है कोई 1400 ऑड करोड़, तो विच इज नॉट बैड। 500 से शुरू किया था 4 महीने पहले, एंड आई रिमेम्बर कि मैंने फेब में ट्वीट किया था कि 1000 करोड़ हो गए हैं। तो अब वो थोड़ी एनएवी भी गेन हुई होगी, लेकिन अनदर 1.5 महीने में 1400 हो गए, तो ठीक है। इसका मतलब मैं डे टू डे नहीं देखता हूँ, बट बिग मुझे अब सबसे पहले चाहिए कि परफॉर्मेंस अच्छी करें वो लोग, बिकॉज परफॉर्मेंस से हम सबकी इज्जत जुड़ी हुई है, साइज अपने आप आएगा बाद। ये कितना सर, लॉन्चिंग कितना था? 500 करोड़ से अब 14,000 करोड़ 500 एंड आई थिंक 49 करोड़ और सो था, एंड अब बट हमने एक और भी फंड, वो तो बड़ा कम है साइज, बट अगर आप खाली वो फर्स्ट फंड को लें, आई थिंक 1160 या कुछ है, या 1180 कुछ है, जो 549 वाला। ओके ओके। अच्छा एक चीज़ और पूछूंगा सर, अभी बहुत तुलना हो रही थी मार्च में एफपीआई फ्लो टुवर्ड्स चाइना और एफपीआई फ्लो टुवर्ड्स इंडिया। कैसे रहेंगे एफपीआई फ्लोज टुवर्ड्स इंडिया अगले आने वाले कुछ महीनों में, एंड स्पेशली कौन सा सबसे बड़ा इवेंट लाइंड अप है जो आप मानते हैं, चुनाव या फिर आप मानते हैं बजट, जो सबसे बड़े आई थिंक जो इवेंट के तौर पे मानेगा? सो एक्चुअली क्या हुआ मार्च में, अब ये स्टोरी आई ब्लूमबर्ग वगैरह में कि लोग चाइना में पैसे डाल रहे हैं बिकॉज चाइना बड़ा सस्ता लग रहा है, बट मुझे लगता है वो जो बंदे फंसे हुए वो ये स्टोरियां बनाते रहते हैं। बिग पिक्चर में आई कांट इमेजिन न्यू पीपल वांटिंग टू गो इनटू चाइना, मतलब इन द सेंस ऑब्वियसली कोई जीरो नहीं होगा, बट इन द सेंस कि इंडिया से बेच के चाइना जा रहे हैं, ये लॉजिक मुझे नहीं लगती है। एक्चुअली इफ यू सी इन मार्च कोई 30,000 करोड़ फॉरेन के आए हैं, $4 बिलियन आए हैं मार्च में, तो ये कहना कि फॉरेनर इंडिया में नहीं डाल रहा, वहां डाल रहा, उन्हें 30,000 करोड़ जस्ट इन मार्च डाले हैं। अगर आप एक और चीज देखें कि अगर आप टोटल एफआई सेलिंग इस क्वार्टर की देखें, वो खाली आप एक स्टॉक से जस्टिफाई कर सकते हैं, विच इज एचडीएफसी बैंक, क्योंकि एचडीएफसी बैंक की सेलिंग जो भी आई मार्च में, जो नंबर आया, जो मैं कह रहा था कि 5 बेसिस पॉइंट से वो रह गया, वो आई थिंक $4-5 बिलियन की सेलिंग तो एफआईआई की खाली एक स्टॉक में हुई है। तो इसलिए ये कहना कि एफआईआई जो है वो चूज कर रहा है, चूज मीन्स कि वो इंडिया से बेच के चाइना जाएगा, मुझे लगता है बड़ा ही कोई 2-4 फंड की स्टोरी होगी। बट इन जनरल एफआईआई फ्लो इन इंडिया इज ऑलरेडी कमिंग, इट जस्ट केम 30,000 जस्ट केम लास्ट मंथ, एंड आई थिंक द नेक्स्ट इवेंट जो हम सोच रहे हैं वो है बजट।
बिकॉज इलेक्शन का तो चलिए अब मे बी द वर्ल्ड हैज ऑलरेडी एक्सेप्टेड। अब सीट्स की बात है कि आपकी 300 कितनी आएंगी या 290 आएंगी, मुझे लगता है वो एक दिन के बाद नोबडी केयर्स एज लॉन्ग एज बीजेपी प्लस एनडीए इज कमिंग प्रॉपरली। इट डजंट हैव टू बी 400, वो तो पॉलिटिकल वो है, प्रेशर एक दूसरे पे डालने के लिए। तो एज लॉन्ग एज प्रॉपरली कंफर्टेबली बन गए, ये गवर्नमेंट बहुत है। सो देन द इवेंट इज द बजट, एंड मैं बजट में थोड़ा एक्साइटेड हूँ बिकॉज मिस्टर मोदी ने कहा कि जी हम तो ट्रांसफॉर्मेशनल बजट लाएंगे। सेकेंडली अब वो आजकल कहते हैं कि मैं 100 डे प्रोग्राम बनाऊंगा, और उसमें उन्होंने आरबीआई या जिसको भी बोला कि आप तैयार हो जाओ, बड़ा काम है, विच मीन दिस इज फाइनेंशियल या इकोनॉमी के रिलेटेड बातें हो रही हैं ये 100 डे वाली भी, थोड़ी बहुत काफी सारी। एंड थर्ड इज उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने कहा इन द बजट ऑफ फेब द गवर्नमेंट सेड कि जी हम अपना फिस्कल डेफिसिट कम करेंगे, आई थिंक 4.5% या जो भी। तो ये सब चीजें कंसिस्टेंट नहीं हो सकती अनलेस कि आप नई नई चीजें करें, कि आप फिजिकल डेफिसिट भी कम करेंगे लेकिन साथ में ट्रांसफॉर्मेशनल भी करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि जी हम फिजिकल डेफिसिट कम करेंगे तो इसलिए मैं सब्सिडी कम कर रहा हूं, या हम फिजिकल डेफिसिट कम करना है इसलिए मैं कैपेक्स काट रहा हूं, तो वो क्या मजा आया पब्लिक को, और उसको कैसे आपने ट्रांसफॉर्मेशनल सोचा। सो देयरफॉर मेरी लॉजिक ये है कि आप 2-3 पीएसयू लेके उनको बेच दो कंप्लीटली, अनाउंस चाहे ना करो नाम। सेकेंडली आप कहो कि जी ये पीएसयू जो हैं इनके पास बड़ी रियल एस्टेट है, ये बीएसएनएल, ये रेलवेज, ये वो, इनकी हम प्राइवेटाइजेशन ही मतलब इस रियल एस्टेट को बेचेंगे, उन पैसों से हम या तो वो कंपनियां या वो यूनिट अपने उसमें इन्वेस्ट करेंगे। और इसमें टाइम बहुत लगेगा, 3 साल, 2 साल, 5 साल, 4 साल, बट आपको ये सब बोलने से नेक्स्ट राउंड ऑफ बिग पिक्चर स्टोरी समझ आएगी कि कहाँ इंडिया जा रहा है। वरना इंडिया की स्टोरी तो 1-2 साल जो डे टू डे हो रहा है उसी से ग्रो होगी, लेकिन ये बजट वगैरह में अब आपको बड़ी बात करनी है उसकी अगली कहानी के लिए। सो दैट इज व्हाट आई थिंक बजट विल बी बिग, बिकॉज वो बार बार अपने आप ही बोल रहे हैं, तो हम क्यों ऑब्जेक्ट करें इस बात को, या क्यों हम उसको डाउट करें। ओके, बड़ा मजा आया समीर जी आपसे बात करके। अच्छा, कोई लेटेस्ट बुक रिकमेंडेशन? लेटेस्ट बुक रिकमेंडेशन जी मैं आजकल ये पढ़ रहा हूँ, मैं तो ऑफिस में आफ्टरनून अगर एनए भी ठीक हो तो पढ़ लेता हूँ, आजकल तो मैं ये पढ़ रहा हूँ, बट ये मैं रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि मैंने आप ही थोड़ी सी पढ़ी है, यू कैन सी है। अच्छा, आई नहीं रिमेम्बर। वो क्या होता है, अगर बड़ी अच्छी होगी तो मैं ट्वीट कर दूंगा, अगर नहीं अच्छी होगी तो फिर मैं आपको बताता नहीं हूँ, आप हाँ, सबका टाइम बचाने के लिए। क्या है बुक?